हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों, भारतीय राज्य व्यवस्था सिविल सेवा की परीक्षा हेतु एम लक्ष्मीकांत के द्वारा लिखित बुक में बात कर रहे हैं राज्य के नीति निदेशक तत्व, जिसमें आज बात करेंगे नए निदेशक तत्व निदेशक सिद्धांतों की के पीछे संस्कृति निदेशक तत्वों की आलोचनाओं एवं मूल अधिकारों एवं निदेशक तत्वों में टकराव। तो दोस्तों, नए निदेशक तत्व की जब बात करते हैं तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के निदेशक तत्व की मूल सूची में 4 तत्व और जोड़े गए हैं। इनकी भी राज्य से अपेक्षा रहती है। पहला, बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अवसरों को सुरक्षित करना, अनुच्छेद 39। समान न्याय को बढ़ावा देने के लिए और गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए, अनुच्छेद 39A। उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को सुरक्षित करने के लिए कदम उठाने के लिए, अनुच्छेद 43A। रक्षा और पर्यावरण को बेहतर बनाने और जंगलों को और वन्य जीवन की रक्षा करने के लिए, अनुच्छेद 48A। 44वें संविधान अधिनियम 1978 एक और निदेशक तत्व को जोड़ता है जो राज्य में से अपेक्षा रखता है कि आय, प्रतिष्ठा एवं सुविधाओं के अवसरों में असमानता को समाप्त करे, अनुच्छेद 38। 86वें संशोधन अधिनियम 2002 में अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु को बदल गया और प्राथमिक शिक्षा को अनुच्छेद 21 के तहत मूल अधिकार बनाया गया। संशोधित निदेशक तत्वों में राज्य से अपेक्षा की गई कि वह बचपन देखभाल के अलावा सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु तक निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराएगा। सहकारी समितियों से संबंधित एक नया 97वां संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा सहकारी समितियों से संबंधित एक नया नीति निदेशक सिद्धांत जोड़ा गया। इसके अंतर्गत राज्यों से यह अपेक्षा की गई कि वे सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वतः संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण तथा व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा दें, अनुच्छेद 43B। निदेशक सिद्धांतों के पीछे संस्तुति। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार CRBN राव ने इस बात की संस्तुति की थी कि वे व्यक्तिगत अधिकार की 2 श्रेणियां, नियोजित एवं गैर नियोजित में बांटा जाना चाहिए, जिसे प्रारूप समिति द्वारा स्वीकार कर लिया गया। इस तरह नियोजित प्रगति वाले मूल अधिकारों को 3 भागों में उल्लेखित किया गया और गैर नियोजित निदेशक तत्वों के संविधान को भाग 4 में रखा गया। यद्यपि निदेशक तत्व और गैर नियोजित हैं, तथापि संविधान अनुच्छेद 37 में इस बात को स्पष्ट किया गया कि ये तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं, अतः यह राज्य का कर्तव्य होगा कि इन तत्वों का विधि बनाने में प्रयोग करें। अतः यह उनके अनुप्रयोग में हेतु राज्य पदाधिकारियों पर नैतिक दायित्व अभ्यारोपित करता है, परंतु उसके पीछे वास्तविक शक्ति राजनीतिक है और अर्थात जनमत। अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा था कि लोगों के लिए उत्तरदायी कोई भी मंत्रालय संविधान के भाग 4 में वर्णित उपबंधों अवहेलना नहीं कर सकता। इस प्रकार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान सभा में कहा था कि लोकप्रिय मत पर कार्य करने वाली सरकार इसके लिए नीति बनाते समय निदेशक तत्वों की अवहेलना नहीं कर सकती है। यदि कोई सरकार इनकी अवहेलना करती है तो निर्वाचन समय में उस मतदाताओं के समझ इसका उत्तर अवश्य देना होगा। संविधान निर्माताओं के निदेशक सिद्धांतों को गैर नियोजित एवं विधि रूप में लागू करने की बाध्यता वाला नहीं बनाया गया, क्योंकि पहला, देश के पास उन्हें लागू करने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन नहीं थे। दूसरा, देश में व्यापक विविधता एवं पिछड़ापन इनके क्रियान्वयन में बाधक होगा। तीसरा, स्वतंत्र भारत को नए निर्माण के कारण इसे कई तरह के भारों से मुक्त रखना होगा ताकि उसे इस बात के लिए स्वतंत्र रखा जाए कि उनके क्रम, समय, स्थान एवं पूर्ति का निर्णय लिया जा सके। इसलिए संविधान निर्माताओं ने तत्व को प्रस्तुत करने के लिए व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाया और इन तत्वों में शक्ति निहित की। इन्होंने न्यायालय प्रणाली में ज़्यादा जागरूक जनता के मतों पर के विश्वास को प्रकट किया। निदेशक तत्वों की आलोचना। संविधान सभा के कुछ सदस्यों एवं अन्य संवैधानिक एवं राजनीतिक विशेषज्ञों ने राज्य की नीति के निदेशक तत्वों को निम्नलिखित आधार की आलोचना की। पहला, कोई कानूनी शक्ति नहीं है, मुख्यतः इनके गैर नियोजित चरित्र के कारण इनकी आलोचना की गई है, जबकि KT शाह ने इसे आंतरिक कर्मकांडी बताया
और जिसकी तुलना एक चेक जो बैंक में है और उसका भुगतान बैंक के संसाधनों की अनुमति पर ही संभव से की। नसरुद्दीन ने इनके लिए कहा कि ये सिद्धांत 9 वर्ष प्रस्तावों की तरह हैं जो जनवरी को टूट जाते हैं। यहाँ तक कि टी कृष्णमाचार्य के लिए इन्होंने ये कहा कि भावनाओं को एक स्थायी कूड़ा घर। सी वेलर ने कहा कि लक्ष्य एवं आकांक्षाओं का घोषणा पत्र और कहा कि और उन्हें धार्मिक उपदेशों को बताया तथा सर आइवर जोनिक्स इन्हें कर्मकांडी आकांक्षा कहते हैं। तर्कहीन व्यवस्था। आलोचकों ने मत दिया कि इन निर्देशकों को तार्किक रूप से निरंतरता के आधार पर व्यवस्थित नहीं किया गया। एन श्रीनिवासन के अनुसार इन्होंने ना तो उचित तरीके से वर्गीकृत किया और ना ही तर्कसंगत तरीकों से व्यवस्थित किया है। इनकी घोषणा कम महत्व के मुद्दों को अति आवश्यक आर्थिक एवं सामाजिक मुद्दों से मिलाती है या एक ही तरीके से आधुनिक एवं पुरातन को जोड़ती है। इस व्यवस्था के लिए वैज्ञानिक आधार सुझाया जाता है, जबकि ये भावनाओं एवं बिना पर्याप्त जानकारी के आधार पर आधारित है। सर आइवर जोनिक्स ने इस और संकेत दिए कि इन तत्वों को कोई नियमित प्रतिमान दर्शन नहीं है। रूढ़िवादी। सर आइवर जोनिक्स के अनुसार ये निर्देशक तत्व 19वीं सदी के इंग्लैंड के राजनीतिक दर्शन पर आधारित है। उन्होंने टिप्पणी की कि सिडनी वेब और ब्रिटिश वेब के भूत इस पाठ के पृष्ठों में प्रवेश कर गए हैं। संविधान के भाग 4 में व्याख्यात किया गया है कि समाजवाद के बिना फेबियन समाजवाद। उन्हें मत दिया कि ये तत्व भारत के 20वीं सदी के मध्य में ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होंगे। इस प्रश्न का कि क्या वे 21वीं सदी में उपयोगी नहीं होंगे, इनका जवाब नहीं दिया गया, लेकिन यह तय है कि वे अप्रचलित होंगे। संवैधानिक टकराव के संस्थानम का मत है कि इन तत्वों में से केंद्र एवं राज्यों के बीच, राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री के बीच और राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री के बीच संवैधानिक टकराव होगा। उनके अनुसार केंद्र इन तत्वों को लागू करने के लिए राज्यों को निर्देश दे सकता है और इनके लागू न होने पर वह राज्य सरकार को बर्खास्त कर सकता है। इसी प्रकार जब प्रधानमंत्री को संसद द्वारा यथारोपित विधेयक प्राप्त हो तो राष्ट्रपति विधेयक को इस आधार पर अस्वीकृत कर सकता है कि ये तत्व राष्ट्र के शासन के लिए मूलभूत हैं और इसलिए मंत्रालय को इन्हें नकारने का कोई अधिकार नहीं है। इस तरह संवैधानिक टकराव राज्य स्तर पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच भी उत्पन्न हो सकता है। निर्देशक तत्वों की उपयोगिता। उपरोक्त कमियों और आलोचनाओं के बावजूद संविधान से जुड़ाव के संदर्भ में नीति निर्देशक तत्व आवश्यक है। संविधान में स्वयं भी उल्लेखित है कि ये राष्ट्र के शासन हेतु मूलभूत हैं। जाने माने निर्णायक एवं कूटनीतिक LM सिंघवी के अनुसार निर्देशक तत्व संविधान को जीवन दान देने वाली व्यवस्थाएं हैं। संविधान के आवरण और सामाजिक न्याय में इसका दर्शन किया है। भारत के पूर्व न्यायाधीश MC चागला के मतानुसार यदि उन सभी तत्वों को पूरी तरह पालन किया जाए तो हमारा देश पृथ्वी पर स्वर्ग की भांति लगने लगेगा। भारत राजनीतिक मामले में तब न केवल लोकतांत्रिक होगा बल्कि नागरिकों के कल्याण के हिसाब से कल्याणकारी भी राज्य होगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस ओर संकेत दिया कि निर्देशक तत्वों को बहुत बड़ा मूल्य है। ये भारतीय राज्य व्यवस्था के लक्ष्य आर्थिक लोकतंत्र को निर्धारित करते हैं, जैसा कि राजनीतिक लोकतंत्र प्रकट होता है। ग्रेनविल ऑस्टिन का कहना है कि निर्देशक तत्वों का लक्ष्य सामाजिक क्रांति एवं आवश्यक शर्तों को स्थापित कर उनके ग्रहण करने के समान है। संविधान सभा के सलाहकार सर BN राव ने निर्देशक तत्वों को राज्य पदाधिकारियों के लिए नैतिक आवश्यकता एवं शैक्षिक मूल्य वाला बताया। भारत के पूर्व महान्यायवादी SC सीतलवाड़ के अनुसार निर्देशक तत्व हालांकि कोई विधिक अधिकार एवं कोई कानूनी उपचार नहीं बताते, फिर भी वह निम्नलिखित मामलों में उल्लेखनीय एवं लाभदायक है। पहला, ये
अनुदेशों की तरह हैं, जो कि भारतीय संघ के अधिकृतों को संबोधित समान संस्तुतियाँ हैं। ये उन्हें उन सामाजिक एवं आर्थिक मूल सिद्धांतों को याद दिलाते हैं जो संविधान के लक्ष्य की प्राप्ति से जुड़े हैं। दूसरा, यह न्यायालय के लिए उपयोगी मार्गदर्शक है। ये न्यायालयों को न्यायिक समीक्षा की शक्ति के प्रयोग में सहायता करते हैं, जो विधि के संवैधानिक वैधता के निर्धारण वाली शक्तियाँ होती हैं। तीसरा, ये सभी राज्य क्रियाओं की विधायिका या कार्यपालिका के लिए प्रभुत्व पृष्ठभूमि का निर्माण करते हैं और न्यायालयों को कुछ मामलों में दिशा निर्देशित भी करते हैं। चौथा, ये प्रस्तावना को विस्तृत रूप देते हैं, जिनसे भारत के नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के प्रति बल मिलता है। ये निम्नलिखित भूमिकाएं भी अदा करते हैं। पहला है ये राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों की घरेलू और विदेशी नीतियों में स्थापित और निरंतरता बनाए रखने वाली ही सत्ता में परिवर्तन हो जाए। दूसरा, ये नागरिकों के मूल अधिकारों के पूरक होते हैं। ये भाग 3 में सामाजिक एवं आर्थिक अधिकारों की व्यवस्था करते हुए रिक्तता को पूरा करते हैं। तीसरा, मूल अधिकारों के अंतर्गत नागरिकों द्वारा इनका क्रियान्वयन पूर्ण एवं उचित लाभ के पक्ष के माहौल उत्पन्न करता है। राजनीतिक लोकतंत्र बिना आर्थिक लोकतंत्र का कोई अर्थ नहीं होता। चौथा, ये विपक्ष द्वारा सरकार पर नियंत्रण को संभव बनाते हैं। विपक्ष सत्तारूढ़ दल एवं निदेशक तत्वों का विरोध एवं इसके कार्यकलापों के आधार पर आरोप लगा सकता है। पांचवा, ये सरकार के प्रदर्शन की कड़ी परीक्षा करते हैं। लोग सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों का परीक्षण इन संवैधानिक घोषणाओं के आलोक में कर सकते हैं। छठा, ये आम राजनीतिक घोषणा पत्र की तरह होते हैं। एक सत्तारूढ़ दल अपनी राजनीतिक विचारधारा के बावजूद विधायिका एवं कार्यपालिका गतिविधियों में इस तथ्य को स्वीकार करता है कि ये तत्व इसके प्रदर्शक, दार्शनिक और मित्र हैं। मूल अधिकारों एवं निदेशक तत्वों में टकराव। एक और मूल अधिकारों को न्यायोचितता और निदेशक तत्वों के गैर न्यायोचितता तथा दूसरों और निदेशक तत्वों अनुच्छेद 37 को लागू करने के लिए राज्य की नैतिक बाध्यता के दोनों के मध्य टकराव को जन्म दिया। यह स्थिति संविधान लागू होने के समय से ही सही है। चंपाकम दोराई जन मामले 1951 में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी थी कि निदेशक सिद्धांतों एवं मूल अधिकारों के बीच किसी भी तरह के टकराव में मूल अधिकार प्रभावी होंगे। इसमें घोषणा की गई कि निदेशक सिद्धांतों एवं मूल अधिकारों के पूरक के रूप में निश्चित रूप में लागू होंगे, लेकिन इसमें घोषणा की गई कि निदेशक सिद्धांत मूल अधिकारों के पूरक के रूप में निश्चित रूप से लागू होंगे, लेकिन यह भी तय हुआ कि मूल अधिकारों को संसद द्वारा संविधान संशोधन प्रक्रिया के तहत संशोधित किया जा सकता है। इसी के फलस्वरूप संसद ने प्रथम संशोधन अधिनियम 1951, चौथा संविधान अधिनियम 1955 एवं 17वां संशोधन अधिनियम 1964 द्वारा निर्देशों में लागू किया। उपरोक्त परिस्थिति में 1967 के उच्चतम न्यायालय के फैसले में गोलकनाथ मामले में एक और व्यापक परिवर्तन हुआ। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि संसद किसी भी मूल अधिकार जो अपनी प्रगति में उल्लेखनीय है को समाप्त नहीं कर सकती। दूसरे शब्दों में, निदेशक तत्वों को लागू करने के लिए मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता। संसद ने गोलकनाथ मामले में 1967 पर उच्चतम न्यायालय के फैसले पर 24वें संविधान अधिनियम 1971 एवं 25वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा प्रतिक्रिया व्यक्त की। 24वें संशोधन अधिनियम में घोषणा की गई कि संसद को यह अधिकार है कि वह संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत मूल अधिकारों को समाप्त करे या कम कर दें। 25वें संविधान अधिनियम के तहत एक नया अनुच्छेद 31 जोड़ा गया, जिसमें निम्नलिखित व्यवस्थाएं की गई। पहला, अनुच्छेद 39 ख और ग में वर्णित समाजवादी निदेशक तत्वों को लागू कराने वाली किसी विधि को इस आधार पर अवैध घोषित नहीं किया जा सकता कि अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 या अनुच्छेद 31 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों का उल्लंघन है। दूसरा, ऐसी नीति को प्रभावी बनाने की घोषणा करने वाले किसी भी विधि को न्यायालय में इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती
कि यह ऐसी नीति को प्रभावित नहीं करता। केशवानंद भारतीय केस 1973 में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 31 के उपरोक्त दूसरे प्रावधान को इस आधार पर असंवैधानिक और अवैध घोषित किया कि न्यायिक समीक्षा संविधान की मूल विशेषता और इसलिए इसे छीना नहीं जा सकता। हालांकि अनुच्छेद 31 के उपरोक्त प्रथम प्रावधान को संवैधानिक एवं वैध माना गया। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के उपरोक्त अनुच्छेद 31 को पहली व्यवस्था के प्रावधानों को विस्तारित किया गया। इसमें न केवल अनुच्छेद 39 ख और ग में वर्णित किसी निर्दिष्ट तत्व को लागू करने वाली विधि अपने संरक्षण में सम्मिलित किया गया, साथ ही दूसरे शब्दों में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के निर्देशक तत्वों की प्राथमिकता एवं सर्वोच्चता को मूल अधिकारों पर प्रभावी बनाया गया, उन अधिकारों पर जिनका उल्लेख अनुच्छेद 14, 19 एवं 31 में है। हालांकि इस विस्तार को उच्चतम न्यायालय द्वारा मिनर्वा मिल्स मामले 1980 के असंवैधानिक और अवैध घोषित किया गया। इसका तात्पर्य है कि निर्देशक तत्वों को एक बार फिर मूल अधिकारों के अधीनस्थ बताया गया। अनुच्छेद 14 एवं अनुच्छेद 19 द्वारा स्थापित मूल अधिकारों को अनुच्छेद 39 ख और ग में बताए गए निर्देशक तत्व के अधीनस्थ माना गया। अनुच्छेद 31 संपत्ति का अधिकार को 40वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा समाप्त कर दिया गया। मिनर्वा मिल्स मामले 1980 में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि भारतीय संविधान मूल अधिकारों और निर्देशक तत्वों के बीच संतुलन के रूप में और यह आपस में सामाजिक क्रांति के वादे से जुड़े हुए हैं। ये एक रथ के दो पहियों के समान हैं तथा एक दूसरे से कम नहीं है। इन्हें एक दूसरे पर लादने से संविधान की मूल भावना बाधित होती है। मूल भावना और संतुलन संविधान के बुनियादी ढांचे की आवश्यक विशेषताएं हैं। निर्देशक तत्वों के तय लक्ष्यों के मूल अधिकारों को प्राप्त किए गए बगैर प्राप्त नहीं किया जा सकता। इस तरह वर्तमान स्थिति में मूल अधिकार निर्देशक तत्व पर उच्चतर हैं। फिर भी इसका अभिप्राय यह नहीं है कि निर्देशक तत्वों को लागू नहीं किया जा सकता। संसद निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। इस संशोधन से संविधान के मूल ढांचे को क्षति नहीं होती है। टेबल 8.1 हम लोग बात करेंगे मूल अधिकारों एवं निर्देशक तत्वों के मत विभेद के बारे में।